जनाब वीडियो नंबर 3 के साथ हम मौजूद हैं। सवाल हमारा आ जाएगा कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या हैं, ओडीएस क्या क्या हैं। तो हमने अभी पहले पढ़ लिया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा और मुसलसल पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, हेलोन्स हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं। ये सब जिम्मेदार हैं हमारी डिप्लीशन के ओजोन लेयर की। और अब हम पता मालूम कर लें, ये एक चार्ट्स आपको दिया गया है जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके ज़राए कौन कौन से हैं। ओजोन सब्सटेंसेस क्या हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ओडीएस क्या हैं, और फिर उनके सोर्सेज क्या हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, सॉल्वेंट्स में, ड्राई क्लीनिंग एजेंट्स में। हेलोन्स फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले जितने भी फ्यूम्स हैं उनमें हेलोन्स मौजूद हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो भी आग बुझाने वाले आलात के फ्यूम्स में और सॉल्वेंट्स में मौजूद हैं। मिथाइल क्लोरोफॉर्म एडेसिव्स में और एरोसोल्स में, बॉडी में जितने स्प्रेज हैं और गोंद, ग्लू और इसमें जो खुशबू आ रही होती है वो सब जो हैं वो मिथाइल क्लोरोफॉर्म्स में। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो हैं वो फायर एक्सटिंग्विशर्स में, आग बुझाने वाले आलात में, एयर कंडीशनर्स में और सॉल्वेंट्स में मौजूद हैं। तो बेसिकली हमें पता चला कि ये तमाम वो सोर्सेज हैं जिनसे ये ओडीएस या डिप्लीशन के केमिकल्स जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, फ़िज़ा में जाके हमारी गैस को, ओजोन लेयर को तबाह करने की तरफ ला रहे हैं। अगर ओजोन लेयर तबाह हो जाती है तो उसका असर क्या होगा। आइए इफ़ेक्ट्स पढ़ लेते हैं ओजोन लेयर के डिप्लीशन के। ठीक है, इनके एनवायरनमेंट पे, हमारे माहौल पे बदतरीन असर होने वाला है। आइए देखें क्या क्या। ह्यूमन हेल्थ सबसे पहले, डायरेक्ट एक्सपोज होगा, सबसे बड़ा ख़तरनाक नुकसान ख़तरा मौजूद है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, जो सन से, सूरज से आ रही हैं और डिप्लीशन की वजह से वो अब अंदर दाखिल हो रही हैं। ठीक है, इनकी वजह से सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इंसानों के दरमियान, जैसे स्किन डिजीज़, कैंसर, सनबर्न, कॉन्ट्रैक्ट यानी कैटरेक्ट यानी कि मोतिया, क्विक एजिंग, बुढ़ापा, तेज़ी से बुढ़ापा और वीक इम्यून सिस्टम, कमज़ोर मुदाफ़ियाती निज़ाम। ठीक है, जल्दी बीमारियां, कैंसर, झुलस जाने वाला जो सनबर्न्स हैं, मोतिया है, बढ़ती तेज़ बढ़ती उम्र है, और इसके अलावा कमज़ोर मुदाफ़ियाती निज़ाम है। एनिमल्स पर हमारा क्या असर आ रहा है भाई, अल्ट्रावायलेट रेज़ेस का ज़रा देख लेते हैं कि इनके डायरेक्ट एक्सपोजर की वजह से, इनसे डायरेक्ट सामना करने की वजह से इनकी भी स्किन को और आई कैंसर जानवरों में पैदा हो सकता है। सही है। एनवायरनमेंट पे हमारा क्या असर आ रहा है जनाब, ये जो स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेजेस हैं ये ग्रोथ को मिनिमल कर देती हैं, कमज़ोर कर देती हैं। फ्लावरिंग भी कमज़ोर हो जाती है। एक तो पौधे की नशोनुमा में पर बुरा असर पड़ता है, वो उसमें कमी हो जाती है। फूल के पैदा होने में भी कमी हो जाती है। और इसके अलावा जो शुआई तरकीब या फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में हो रहे हैं वो, उसका भी जो तेज़ी है उसमें कमी आ जाती है, उसकी जो रफ्तार है उसमें कमी आ जाती है। इसके अलावा फॉरेस्ट भी, जंगलात को भी इनका बुरा असर पड़ता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, इन तमाम वजूहात की वजह से कि वो उनकी ग्रोथ कम हो रही है, उनकी नमू कम हो रही है, फूल आना कम हो रहे हैं, और उसके अलावा शुआई तरकीब या फोटोसिंथेसिस का अमल भी स्लो हो गया है, कम हो गया है, इसकी रफ्तार कम हो गई है। मैरीन लाइफ में, समंदरी हयात पर इसका क्या असर हो रहा है कि प्लंक्टन्स, जो छोटे जानदार हैं जो समंदर की तह में मौजूद होते हैं और बड़ी जानदारों के खुराक के में इस्तेमाल होते हैं, प्लंक्टन्स, वो भी उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, वो चूँकि समंदर की तह के ऊपर ही तैर रहे होते हैं तो उनके ऊपर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेजेस का सबसे ज़्यादा असर होता है। ठीक है, और फिर ये फूड चेन को डिस्टर्ब करते हैं। जब ये तबाह हो जाते हैं या इनको नुकसान होता है, चाहे वो जू प्लंक्टन्स हो या फोटो प्लंक्टन्स हो, तो इनसे जो समंदरी फूड चेन है उसको असर पड़ता है। प्लंक्टन्स तबाह होते हैं तो ग़िज़ा के तौर पर दूसरे छोटे जानदारों को, फिर
अवेलेबल नहीं होते, अब फिर उनसे छोटे जानदारों को भी वो छोटे जानदार अवेलेबल नहीं होते उनसे बड़े जानदारों को, तो इस तरह फूड चेन पर पूरा बुरा असर पड़ता है। ठीक है, ये इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम सॉल्यूशंस पढ़ेंगे कि क्या तरीक़ाकार हो जो ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से रोके। सीरियस इशू है चूँकि, और कई प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च कर दिए गए, उनकी इब्तिदा कर दी गई है गवर्नमेंट्स की तरफ से। कई मुल्कों में गवर्नमेंट्स की तरफ से ओजोन लेयर की डिप्लीशन को सीरियस समझते हुए कई प्रोग्राम लॉन्च कर दिए गए हैं, उनका इब्तिदा कर दी गई है। ठीक है, उसके बावजूद जो है वो शख्सी तौर पर, इंडिविजुअली तौर पर हमें भी कुछ लेवल्स, कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, कुछ इक़दाम करने पड़ेंगे ताकि ये ओजोन लेयर की डिप्लीशन से बचा जा सके। ठीक है, इसका पहला जो है हमारे पास ग्लोबल लेवल पर जो हो रहा है उनमें अवॉइड यूजिंग ओडीएस, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करना का तर्क कर दीजिए। ठीक है, उनको कम से कम कर दें, रिड्यूस कर दें। एग्जाम्पल, अवॉइड द यूजेस ऑफ CFCs इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स। फ्रिज और एयर कंडीशनर में इनका इस्तेमाल कम करें। रिप्लेसिंग द हेलोन्स बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स ETC, ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर्स को हटा दें जो हेलोन से इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मिनिमाइज द यूज़ ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों का, और इनका जो धुआं है ये भी नुकसान पहुंचाता है। वैसे भी सांस की बीमारियां भी करता है, लेकिन ये ओजोन लेयर को भी नुकसान पहुंचा रहा है, तो इनका इस्तेमाल भी कम से कम कर दिया जाए। क्योंकि वही जो व्हीकल्स गैस खारिज कर रहे हैं वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, और वो ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ डिप्लीशन में भी, ओजोन डिप्लीशन में भी अहम किरदार अदा कर रही हैं, तो इनका इस्तेमाल कम से कम कर दिया जाए। इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए जो माहौल दोस्त प्रोडक्ट्स अज्जा से मिलकर बनी हैं। ठीक है, ऐसे अज्जा जो सफाई के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऐसे चीज़ों में उन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए जो माहौल दोस्त अज्जा से बने हैं। ठीक है, तो इनमें हमारे पास क्लोरीन ब्रोमीन को रिलीज़ करने वाले जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल कम किया जाए, और क्योंकि ये फ़ज़ा में तहलील होकर ओजोन लेयर पर बुरा असर डालते हैं। ठीक है, तो हमें नेचुरल प्रोडक्ट, कुदरती चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो माहौल को सेव कर सके, बचा सके। यूज़ ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड शुड बी प्रोहिबिटेड। नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और ख़तरनाक नाइट्रस ऑक्साइड को हिदायत दी जाए, उनको इनका इस्तेमाल ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पीपल शुड बी मेड अवेयर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, लोगों को भी इनका बुरे असरात का पता होना चाहिए, और ये भी कि इन चीज़ों से जो गैस इमिट हो रही है वो फ़र्द वाहिद के लिए भी नुकसानदेह है। ठीक है, अच्छा, कुछ हिस्ट्री का पोर्शन मैंने इसमें डाला है, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो हिस्ट्री भी यूज़ कर सकते हैं। उसको वैसे तो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन कुछ बच्चे ऑब्जेक्टिव्स अगर तैयार करना चाहें तो वो यहाँ से इस मटेरियल से अपना कंटेंट से जो है वो ऑब्जेक्टिव्स तैयार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एसिड रेन के साथ फिर मिलेंगे, और अगर किसी और सवाल की, क्वेश्चन की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिए। थैंक यू सो मच। AA सेंटर को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।